नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और सोने और चांदी के भाव में गिरावट शुरू हो गई है। और फेडरल रिजर्व ने जो 0.25% की रेट कटौती की है और 2025 के लिए जो कुछ अनुमान दिए हैं उनकी असर के कारण ये हो रहा है। तो क्या ये गिरावट जारी रहेगी? आगे क्या कुछ हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन जी हैं। मनोज जी नमस्ते, आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे नए दर्शक जुड़े हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो मनोज जी, फेड के फैसले और जो भी वहां पे कमेंट्री आई है, जो भी प्रोजेक्शंस आए हैं, उनको आप कैसे देख रहे हैं? क्या रीडिंग है आपकी? नमस्कार वीरेंद्र जी। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका यहाँ बुलाने के लिए। बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि जो कल जो फेड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के आउटकम्स आए उसके बाद मार्केट को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ और हमने एक अच्छी गिरावट सोने और चांदी में आते हुए देखी। यूएस फेड ने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया और ये लगातार तीसरा रेट कट था फेड की तरफ से। लेकिन जो मार्केट की नज़र थी कि वर्ष 2025 और वर्ष 2026 के लिए यूएस फेड का क्या रुख रहेगा ब्याज दरों में कटौती को लेकर के, और वो कल वो क्लियर करते हुए नजर आए। नवंबर की जो पॉलिसी मीटिंग हुई थी उस समय फेड का ये मानना था कि वो वर्ष 2025 में भी 4 रेट कट करेंगे। लेकिन जिस तरह से इन्फ्लेशन में फिर एक बार जो है ग्रेजुअल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो उसके असर को देखते हुए फेड का अब मानना है कि वो 4 की जगह वर्ष 2025 में 2 ही रेट कटौती करेंगे और 2026 में 2 रेट कट करेंगे। तो उससे यहाँ कहीं ना कहीं जो एक संभावना जताई जा रही थी सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी की फेड की तरफ से, उसको धक्का लगता हुआ नजर आया। और हमने एकदम से डॉलर में स्पाइक आते हुए देखा। डॉलर इंडेक्स नवंबर 2022 के बाद फिर एक बार 108 अंकों के ऊपर निकलता हुआ नजर आया। और उसी के चलते यहाँ पे जो रिस्कियर असेट्स और मेटल्स और प्रेशियस मेटल्स में कल भारी जो है दबाव बनता हुआ नजर आया। और सोने और चांदी पर भी जो गिरावट आई है वो जिस तरह से फेड का रुख आगे को लेकर के यहाँ आया है और डॉलर में जो मजबूती आई है उसके असर के चलते हुए यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो सर, अगर हम बात करें या देखें, क्योंकि हर एक के मन में यह सवाल आता है जब भी गिरावट आती है, 50-60 डॉलर की गिरावट आती है, तो क्या वो गिरावट सस्टेन कर रही है या वापस कोई ना कोई लेवल से मार्केट बाउंस बैक कर रहा है? क्योंकि गिरावट भी जो है बहुत बड़ा इवेंट था ये फेड की बैठक। मतलब बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक और बहुत सारे ग्लोबली सब लोग बात कर रहे थे कि 2025 का माहौल क्लियर हो जाएगा, क्या कुछ होगा। ये इवेंट अब निकल चुका है, पर भाव तो वही 40-50 डॉलर ही नीचे गया सर। हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में रिएक्शन ज्यादा था, लेकिन जब भारतीय बाजार आज सुबह ओपन हुए तो उस समय इंटरनेशनल मार्केट निचले स्तरों से लगभग 30-40 डॉलर की रिकवरी दिखा चुके थे, तो उतना असर भारतीय बाजारों में देखने को नहीं मिला। दूसरा, यहाँ पे हमने रुपी को ऑल टाइम लो पे फिसलते हुए देखा डॉलर के सामने। तो उसके चलते भी भारतीय बाजारों में कीमतों में इतना असर देखने को नहीं मिला। हम पहले भी कहते आए हैं कि सोने में अगर मैं फ्यूचर्स मार्केट की बात करूं तो इंटरनेशनल मार्केट में 2588 डॉलर मेक और ब्रेक लेवल है और भारतीय बाजारों में 75,000 के स्तर के आसपास। तो अभी शॉर्ट टर्म में ये लेवल पे नजर रखना चाहिए कोई भी ट्रेडर हो उनको। और चांदी में भी 29.88 डॉलर और भारतीय बाजारों में 87,000, ये एक मेक और ब्रेक लेवल है चांदी के लिए भी। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए इन दोनों लेवल्स पे नजर रखना चाहिए। फेड के असर के चलते और डॉलर में जो मजबूती लौटी है उसके चलते यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रेशर है मार्केट में रह सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर ये जो सपोर्ट्स लेवल टूटते हैं तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे 2 से 4% की गिरावट सोने चांदी में देखने को मिल सकती है। लेकिन वो जो गिरावट है वो शॉर्ट टर्म के लिए ही रहेगी। तो जो लंबी अवधि के निवेशक है उनको ये गिरावट में फिर एक बार निवेश की जो है अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। और जो लंबी अवधि का जो ट्रेंड है सोने और चांदी का, अभी उसके फंडामेंटल में ये फेड के आउटकम के बाद भी मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल ईटीएफ की जो बाइंग है वो लगातार बनी हुई है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक जो है लगातार सोने में बाइंग कर रहे हैं। चाइना 6 महीने के बाद वापस जो है बाइंग करता हुआ नजर आया है सोने में। भारत की जो बाइंग है वो रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचती हुई नजर आई है पिछले महीने में। दूसरा, यहाँ पे डॉलर को यूएस ज्यादा समय तक मजबूत नहीं रखेगा, क्योंकि अगर डॉलर ज्यादा समय तक मजबूत रहता है तो कहीं ना कहीं यूएस की
जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमी की रफ्तार है, उसको भी धीमा करता हुआ नजर आएगा। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जो बॉन्ड की जो दरें हैं यूएस के 10 साल की, वो 4.5% पे है। और ऐसे में अगर डॉलर की मजबूती लंबे समय तक रहती है तो जो बॉन्ड की दरें हैं वो 4.5% के भी ऊपर निकल सकती है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है उसके ऊपर विराम लगता हुआ नजर आएगा। तो मेरा मानना है कि वहां पे जो पॉलिसी मेकर्स है वो भी इस चीज के ऊपर नजर रखेंगे कि डॉलर को ज्यादा समय तक मजबूत ना रखा जाए। तो लंबी अवधि में सोने और चांदी का जो ट्रेंड है वो बरकरार रहेगा। शॉर्ट टर्म में हाँ, इस निर्णय से कुछ जो है नी जर्क रिएक्शन देखने को मिले हैं। तो बताए गए सपोर्ट्स लेवल पे नजर रखें, और अगर वो ब्रेक होते हैं और कोई भी गिरावट 2 से 4% की आती है तो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए कोई बेहतर निवेश की अपॉर्चुनिटी आएगी। सर वही 2588 जैसे आप बोल रहे, तो अगर वो तोड़ा तो फिर नीचे में कहाँ तक जा सकता है? 2588 अगर टूटता है तो फिर वहां पे 2520, 2510 ये स्तर एक बार सोने में देखने को मिल सकते हैं। वही चांदी में अगर 2988 के स्तर टूटते हैं तो नीचे में 2870, 2880 के जो स्तर है वो एक बार टेस्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये मेक और ब्रेक लेवल, अगर वो टूटते हैं तो वहां से 3 से 4% की गिरावट दोनों ही जो है धातुओं में देखने को मिल सकती है। लेकिन वो अगर लेवल बनते हैं तो वो एक लंबी अवधि के लिए ट्रेंड सेटर होंगे, और एक अच्छा बेस वहां पे बनता हुआ नजर आएगा। और फिर वहां से ग्रेजुअली जो है रिकवरी हम दोनों ही धातुओं में, सोने और चांदी में आती हुई देखेंगे। तो वर्तमान में ये सपोर्ट लेवल पे नजर रखें। अगर वो ब्रेक होते हैं तो फिर थोड़ा सा वहां पे वेट एंड वॉच रखें। और जो अगले सपोर्ट्स लेवल है वहां से एक्यूमुलेशन जो है दोनों ही धातुओं में, सोने और चांदी में किया जा सकता है। सर अगर एमसीएक्स की बात करें हम चांदी की खास तौर पे, तो वहां पर एमसीएक्स में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने के मुकाबले ज्यादा गिरावट देखी जा रही, तो इसका कोई खास कारण है? और दूसरा, जो चीन की तरफ से कल सुबह ब्याज दरों पर ऐलान आने वाला है, तो वो कुछ एंगल काम कर सकता है? क्या कुछ होता है अभी किसी को नहीं मालूम है वहां पर। देखिए यहाँ पे जो है सोने के मुकाबले चांदी पे जो गिरावट ज्यादा आई है उसके पीछे ये कारण है कि सोना प्रेशियस मेटल है, लेकिन चांदी प्रेशियस मेटल के साथ साथ इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो जिस तरह से फेड ने जो है ब्याज दरों में कटौती के अनुमान घटाए, तो उसके चलते हमने डॉलर में मजबूती आते हुए देखी। तो वहां पे हमने इंडस्ट्रियल मेटल्स में एक बड़ा दबाव आते हुए देखा। कॉपर की कीमतें फिर एक बार $9,000 के नीचे एलएमई पर फिसलती हुई नजर आई, और बाकी इंडस्ट्रियल मेटल्स भी फिसलते हुए नजर आए। तो बीइंग इंडस्ट्रियल मेटल, चांदी में दबाव थोड़ा ज्यादा था, तो वो एक असर पड़ता हुआ नजर आया। दूसरा यहाँ पे जो यूएस के जो बॉन्ड की जो दरें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई है, तो उसका भी असर नेगेटिवली जो है इंडस्ट्रियल मेटल्स पे देखने को मिला है। और ग्लोबल इक्विटी मार्केट में भी दबाव देखने को मिला है। तो ये दोनों तीनों जो मेन फंडामेंटल्स है उसका असर एक यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल्स पे ज्यादा था, तो उसके चलते चांदी में गिरावट ज्यादा रही है। लेकिन जब रिकवरी आएगी तो वहां पे रिकवरी भी चांदी में फास्ट आती हुई नजर आएगी। जहां तक चाइना के दरों का सवाल है तो बिल्कुल यहाँ पे चाइना लगातार कहता आया है कि वो मॉनेटरी ईजिंग करेगा। और युआन के डीवैल्यूएशन की भी बात कही गई है, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में लगातार सपोर्ट जो है बने हुए हैं। तो मार्केट यहाँ काफी हद तक इसको डिस्काउंट करके चल रहा है युआन के डेप्रिसिएशन को। और ऐसे में अगर यहाँ पे मॉनेटरी ईजिंग होती है चाइना की तरफ से तो वो कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी, स्पेशली इंडस्ट्रियल मेटल्स को। तो वो चांदी के लिए एक सपोर्टिव जो है कदम रहेगा हमारे हिसाब से। तो आज जहां हम अगर देखें तो बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, स्टेटस को रखा है। इनलाइन एक्सपेक्टेशन रहा बैंक ऑफ जापान का निर्णय। तो चाइना के ऊपर सबकी नजर है, और नए साल में जैसा कि स्टिमुलस की बातें लगातार निकल करके आ रही है, तो वो अनाउंसमेंट भी कहीं ना कहीं मार्केट के लिए थोड़े सपोर्टिव रहेंगे। सर चांदी में कैसे देख रहे हैं अभी आगे आप? चांदी में जैसा कि मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा दबाव रह सकता है। 87,000 एक अहम सपोर्ट लेवल है यहाँ पे। $29.88 के स्तर को देखते हुए अगर वो टूटते हैं तो फिर एक बार हम 85, 84.5 जो है वो भारतीय बाजारों में आते हुए देख सकते हैं। लेकिन अगर वो स्तर बनते हैं तो वो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक खासी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि जो 1 लाख के स्तर बने थे वहां से अगर 85, 84 आता है तो लगभग 15-16% की गिरावट भारतीय बाजारों में आ जाएगी। तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी निवेशकों के लिए। तो नजर रख के चलना चाहिए, गिरावट का फायदा लें। लंबी अवधि के जो निवेशक हैं वो एसआईपी के रूप में निवेश करें, क्योंकि टॉप और बॉटम मार्केट का किसी को पता नहीं होता है। लेकिन हमारा मानना है कि अगर ये लेवल आते हैं तो वो निवेश के लिहाज से काफी अट्रैक्टिव लेवल्स होंगे।
ये गिरावट में जिन लोगों ने खरीद करके रखा हुआ था और लंबे समय के, तो वो थोड़े से घबरा रहे थे। कुछ कमेंट भी आए थे हमारे इसमें कि सर हमने तो चांदी 92,000 पे खरीदी हुई है, सोना भी ऊपर में खरीदा हुआ है, तो वो लोगों के दिमाग में कुछ चल रहा है, तो उन लोगों को क्या सलाह होगी सर? नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जो लंबी अवधि के निवेशक है उनको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। और ये जो मार्केट के स्तर है और वॉलेटिलिटी मार्केट में रहती है, और 5-10% की गिरावट या बढ़त जो है इन मार्केट्स में होना काफी आम बात है। क्योंकि आज अगर हम जो लेवल्स है मार्केट के, अगर मैं इसके दूसरे असेट क्लास से ही अगर तुलना करूं, तो बिटकॉइन में आप देखेंगे कि 5-6 हज़ार डॉलर की जो है अपसाइड डाउनसाइड डेली देखने को मिलती है। वहीं अगर आप शेयर मार्केट की बात करेंगे तो सेंसेक्स में हम देख रहे हैं कि 1,000 पॉइंट के उतार चढ़ाव यहाँ पे आम बात हो गई है पिछले काफी दिनों से। तो उस लिहाज से देखें तो 4-5% के अप्स एंड डाउन जो है मार्केट में, एक हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल फिनोमिना है वो है। और जिस तरह से न्यूज़ फ्लो है, चाहे वो डॉलर इंडेक्स को लेकर के हो, या ब्याज दरों को लेकर के हो, या जियो पॉलिटिकल टेंशन हो, या और भी जो ग्लोबल न्यूज़ आती है, तो उनका असर मार्केट पे रहता है। और वो जो वॉलेटिलिटी है वो मार्केट की ब्यूटी भी है, क्योंकि वो आपको मौका देती है निवेश करने के लिए। तो जो लंबी अवधि के निवेशक है उनको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि लगातार जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक है इन्फ्लेशन को लेकर के लगातार चिंता जाहिर कर रहे हैं। तो ऐसे में जो प्रेशियस मेटल्स है वहां पे बड़ी गिरावट की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि जो प्रेशियस मेटल्स है वो हमेशा हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन रहा है। दूसरा, यहाँ पे फंड्स की जो बाइंग है वो अच्छी बनी हुई है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स यहाँ लगातार बाइंग कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो जो बड़े तौर पे जो मैक्रो फंडामेंटल्स है वहां पे कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं आया है। और फेड भी यहाँ पे 2 रेट कट की बात कर रहा है 4 की जगह। तो ब्याज दरों में कटौती तो होगी, तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी मार्केट में बनी रहेगी। तो शॉर्ट टर्म में एक थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है, लेकिन लंबी अवधि में हमारा मानना है कि कोई घबराने वाली बात यहाँ पे नजर नहीं आती। सर मैं पिछले 5-6 महीने से मैं एक आम निवेशक हूँ, आम खरीदार हूँ। मैं 5-6 महीने से एक लेवल आने का वेट कर रहा था। जब से ड्यूटी में कटौती हुई तब से मैं सोच रहा था कि कोई मौका मिल जाए मुझे खरीदारी करने का। एक आम आदमी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारी साइकोलॉजी होती है कि नीचे आ जाएगा। ड्यूटी में तो एक साथ इतनी कटौती हुई थी, उसके बाद के भाव के लेवल नीचे नहीं आए। तो क्या अभी वो मौका बन रहा है वैसे लोगों के लिए? नहीं, उतनी बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है वीरेंद्र जी, क्योंकि वो हम कह सकते हैं कि एक जैकपॉट था कि इतनी बड़ी जो है ड्यूटी कट पहली बार हमने इतिहास में देखा कि सिंगल शॉट में जो है सरकार ने इतनी बड़ी ड्यूटी कट की बजट में। तो उसके चलते बड़ी गिरावट आई थी लगभग 10-10% की सोने और चांदी में। और उस समय इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रेशर था। तो कहीं ना कहीं वो गिरावट जो है वो अब भारतीय बाजारों में और भी ज्यादा देखने को मिली थी। लेकिन 67,000 गोल्ड, 78,000 सिल्वर, हाल फिलहाल में ऐसा कोई फंडामेंटल बड़ा बदलाव नहीं हुआ है कि उस लेवल तक सोने और चांदी को वापस लेकर के आवे। लेकिन हाँ, जो फेड के अनाउंसमेंट्स आए हैं तो उसके चलते यहाँ पे 2 से 4% की गिरावट देखने को मिल सकती है, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये लेवल से 10 से 12% की गिरावट अभी इतना बड़ा कोई बदलाव फंडामेंटल में देखने को नहीं मिला है फेड आउटकम के बाद। दोस्तों यहाँ पर जब नवंबर का गोल्ड का इंपोर्ट का डेटा आया था तो बहुत ज़्यादा बढ़ के आया था, पर अभी ऐसी न्यूज़ चल रही है, वहाँ पर ब्लूमबर्ग ने भी ब्रेक किया और भी न्यूज़ आई है कि वो जो डेटा था कुछ डबल काउंटिंग एरर की वजह से वो ज़्यादा बढ़ के दिख रहा था। क्योंकि सर ये जब न्यूज़ आई तो वापस मार्केट में ये बात चलने लग गई थी कि कहीं वापस ड्यूटी ना बढ़ा दे सरकार, क्योंकि जिस हिसाब से जिस लेवल का 1.25 लाख करोड़ का एक ही महीने में इंपोर्ट हो रहा है अगर सोना, तो सरकार के दिमाग में वो चीज आती है क्योंकि आपका डेफिसिट बढ़ रहा है, तो वापस ड्यूटी इंक्रीज की बातें मार्केट में चलने लग गई थी। बिल्कुल, यहाँ पे काफी क्लेरिफिकेशन भी आए हैं उसके ऊपर, और गवर्नमेंट उसको डेटा को करेक्ट करने में लगी हुई है। लेकिन जहां तक डेफिसिट का सवाल है, निश्चित रूप से हमने नवंबर महीने में डेफिसिट जो है रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचता हुआ देखा है। बावजूद उसके यहाँ पे जो फिस्कल डेफिसिट है वो जो अनुमान है उससे नीचे ही रहने की संभावनाएं अभी भी जो है जताई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे वेट करते हैं कि जो फाइनल फिगर्स क्या आते हैं। लेकिन हाँ, ड्यूटी कट होने के बाद इंपोर्ट्स में तो बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि एक्सपोर्ट उतने अभी बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए लगातार सरकार और जो पार्टिसिपेंट्स है या जो जो इंडस्ट्रीज है वो लगातार उसके लिए प्रयास कर रही है कि एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए। तो अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट में सुधार आता है तो कहीं ना कहीं वो रुपी की जो गिरावट है उसको भी
थामता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे जनवरी से बजट की जो है हलचल है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि 1 फरवरी को बजट भी आएगा। तो काफी वोलेटिलिटी जनवरी मंथ में रहने वाली है ओवरऑल असेट क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये मेरा आखिरी बस सवाल है मनोज जी से, कि साल भर में सरकार एसेस जरूर करेगी क्योंकि इतनी बड़ी ड्यूटी कट हुई थी, तो उसका मार्केट में कितना इम्पैक्ट आया, क्या कुछ उसका फायदा हुआ, क्या कुछ नुकसान हुआ, ये कैलकुलेशंस गणित जरूर बनाएगी अगला बजट तय करने से पहले। मैं ये नहीं कह रहा कि ड्यूटी में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सरकार अपना डेफिसिट, इंपोर्ट का डेटा, ये सारी चीजें देखेंगे, इसलिए वो डेटा करेक्शन की भी बात आ रही कि एग्जैक्ट तो पता चले कि पूरे साल भर में हम लोगों ने किया क्या है इंपोर्ट ड्यूटी घटने की वजह से। चलिए मनोज जी, जाते जाते और कोई सलाह देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मेरा यही कहना है कि जो फेड का जो निर्णय आया है तो उसके चलते तात्कालिक गिरावट सोने और चांदी में देखने को मिल रही है। तो जो ट्रेडर्स है वो थोड़ा कॉशियस रहे, क्योंकि यहाँ पे साल का आखिरी समय भी चल रहा है, तो इंटरनेशनल मार्केट वेकेशन के मूड में रहेगा। तो थोड़ी सावधानी रखना चाहिए। लेकिन हाँ, जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, इस गिरावट में अपने एसआईपी के रूप में निवेश करते रहें। बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट आएगी उस भरोसे नहीं रहे, क्योंकि मार्केट का टॉप और बॉटम किसी को पता नहीं रहता है। लेकिन गिरावट में ही जो हम निवेश करते हैं तो उसमें जो रिटर्न्स बनने की संभावना ज्यादा रहती है। तो निचले स्तरों पर अक्यूमुलेट करते रहें। और लंबी अवधि के फंडामेंटल में अभी कोई इतना बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, तो लंबी अवधि के निवेशकों को डरने की कोई जरूरत नहीं। चलिए मनोज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, ये थैंक सारी यू। जानकारी देकर आप बहुत ही बढ़िया लगा। और कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे सर आप? फ्यूचर्स मार्केट में हमारी कोई पोजीशन नहीं है वीरेन जी, लेकिन समय समय पे हमारी जो है रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर मैं भी डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर आप कोई सोने चांदी की खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लीजिएगा, उसके बाद ही काम करिएगा, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट अनस्टेबल है, और किसी भी दिशा में कभी भी मार्केट चला जाता है, इसलिए अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लीजिए आप। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।